तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। कल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, तो बहुत बहुत बधाई, मुबारक। कल छुट्टी होगी, अब मेरी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कहानी ज़रूर होगी। चाहे रिकॉर्ड करूं या ना करूं, लेकिन कल कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, मुबारक। अब मौका चूँकि गणतंत्र दिवस का है, रिपब्लिक डे का है, तो बहुत सारे लोगों के मेल भी थे कि कुछ इस तरह की कहानी सुनाएं। तो क्यों ना आज फिर सोचा कि ऐसे शख्स की कहानी सुनाएं जिसका ग़ुलाम भारत और आज़ाद भारत दोनों में बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ी भूमिका रही। एक ऐसा शख्स जिसका काफ़ी नाम रहा, चर्चा में रहा। एक ऐसा शख्स जो बेहद ताकतवर, एक ऐसा शख्स जो ग़ुलाम भारत का आखिरी गवर्नर जनरल रहा और आज़ाद भारत का वायसराय। नाम है लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। आप सभी इस नाम से वाकिफ़ होंगे। भारत के आखिरी वायसराय और ग़ुलाम भारत के आखिरी गवर्नर जनरल, जिनको हम लोग माउंटबेटन के नाम से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कहानी आज लॉर्ड माउंटबेटन की है। इनका एक दूसरा तमगा भी है, एम्परर ऑफ सी कहते हैं, समंदर का हुक्मरान। ब्रिटिश नेवी के चीफ रहे लॉर्ड माउंटबेटन। अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा उन्होंने जंग में काटा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहते हैं कि जापान की सेना को, बल्कि नौसेना को पीछे खदेड़ने में लॉर्ड माउंटबेटन का काफ़ी बड़ा हाथ रहा और इसीलिए उन्हें एम्परर ऑफ सी का भी खिताब मिला। तो एक लंबे वक्त तक ब्रिटेन नेवी के चीफ लॉर्ड माउंटबेटन, और इसके उलट, इसके अलावा ब्रिटेन की शाही परिवार के साथ भी इनका बड़ा करीबी रिश्ता रहा। आज़ाद भारत के करीब 32 साल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन का कत्ल होता है। ये कहानी उसी की है कि आखिर क्यों कत्ल हुआ और उस वक्त जब उनकी उम्र 79 ईयर थी, एक बुज़ुर्ग को क्यों मारा गया। लॉर्ड माउंटबेटन के कत्ल के बाद, उनकी मौत के बाद, ब्रिटेन में, लंदन में जब उनका फ्यूनरल हुआ, आखिरी सफ़र, अंतिम संस्कार पर निकले, तो हज़ारों की भीड़ थे जिसमें शाही परिवार शामिल था। और ये पहला फ्यूनरल था पूरी दुनिया में जिसको कलर टेलीविज़न पर लाइव टेलीकास्ट किया गया था। ये पहला था जो रंगीन टीवी पे प्रसारित किया गया लाइव, और लाखों करोड़ों लोगों ने इस फ्यूनरल को लाइव देखा। तो इससे भी आप इनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ, इनके भी बड़े किस्से हैं, एडविना। कहते हैं कि जो लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ एडविना है, वो लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, ये चारों एक साथ एक ही कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और तब से इनमें दोस्ती थी। और इन तीनों के साथ एडविना की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। हालांकि एडविना की शादी जो है फिर लॉर्ड माउंटबेटन से हुई। तो ये तो लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में जो जानकारी है। इसके अलावा एक और भी कहानी उनके बारे में है। वो ये है कि जो क्वीन है ब्रिटेन की, एलिजाबेथ, उनकी दूर की रिश्तेदार भी लगती हैं लॉर्ड माउंटबेटन की। कहते हैं कि वो हमेशा चाहती थी कि माउंटबेटन ब्रिटेन से बाहर ही रहे, दूर रहे। जैसे वो नेवी के थे तो अपना इधर उधर समंदर में बाकी चीज़ें देखते रहें। और कहते हैं इसी सोच के लिए, उनको ब्रिटेन से दूर रखने के लिए, उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और गवर्नर जनरल भारत का बनाना बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। और फिर गवर्नर जनरल जब बनाया गया तो अब उनका चूँकि फिर तो ठिकाना इंडिया ही था। तो एक कहानी ये भी है कि शायद एलिजाबेथ को कुछ ख़तरा भी रहता था इनकी ताकत और शख्सियत से, लॉर्ड माउंटबेटन के, और इसीलिए ब्रिटेन से उनको हमेशा दूर रखने की कोशिश की। और शायद इसी कोशिश की वजह है कि एक नेवी के चीफ को बाद में गवर्नर जनरल बनाकर हिंदुस्तान भेजा गया। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के साथ जितनी सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ, उसमें एक बदनामी भी जुड़ी हुई है। लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में ही, जब वो गवर्नर जनरल थे, तब भारत आज़ाद हुआ और ब्रिटेन में इसको उनकी एक बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जाता है। कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत को ठीक से संभाल नहीं पाए। यहाँ की जो क्रांति थी, जो क्रांतिकारी थे, जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसको ढंग से कुचल नहीं पाए और यही वजह है कि भारत आज़ाद हो गया।
तो ये एक जो ब्रिटेन के लोग हैं उनके दिमाग में एक चीज़ रहती है जो सबसे बड़ा कलंक और बदनामी लॉर्ड माउंटबेटन को लेकर उनकी नज़र में वो यही है कि वो भारत को संभाल नहीं पाया, और यही वजह है कि उनके कार्यकाल में उनके गवर्नर जनरल रहते हुए हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद जब सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में आया, तब फिर वायसराय बनाया गया था ताकि पीसफुली सब कुछ हो। बहुत सारी उसकी कहानियाँ कभी फिर सुनाऊंगा कि कैसे सरकार चलाने का तजुर्बा नहीं है, तो अंग्रेज़ों को तजुर्बा था, तो धीरे धीरे वो बताएंगे कैसे क्या करेंगे। तो उसके लिए वायसराय ने किया। और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ एक और भी चीज़ है, यही वो शख्स हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की लकीरें खींची थी, उस पर अपनी मुहर लगाई थी और भारत के दो टुकड़े किए थे। ये भी माउंटबेटन के नाम पे जाता है। तो यही माउंटबेटन अपने सारी चीज़ें वायसराय, उसके बाद फिर ये लंदन गए, और उसके बाद क्या कुछ होता है और उनके कत्ल की अब कहानी आपके सामने हाजिर है। लॉर्ड माउंटबेटन का जो रिश्ता है वो शाही परिवार से क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए क्योंकि यही रिश्ता उनकी मौत की वजह बनने वाली है। तो लॉर्ड माउंटबेटन, क्वीन एलिजाबेथ, अभी भी जो इंग्लैंड की महारानी, उनका क्या रिश्ता है, प्रिंस चार्ल्स से क्या रिश्ता है, जो किंग फिलिप्स थे उनसे क्या रिश्ता है, तो ये सारी कहानी है। असल में जो लॉर्ड माउंटबेटन है, इनका ताल्लुक और इनकी फैमिली का जो रिश्ता है वो एक जगह है बाटनबर्ग, उससे ये रिश्ता जुड़ता है, और ये माउंटबेटन की फैमिली का नाम ही है बाटनबर्ग। अब बाटनबर्ग फैमिली का रिश्ता एक साथ दो जगह से, जर्मनी से भी और इंग्लैंड से भी। कैसे, और दोनों रॉयल फैमिली के साथ कैसे माउंटबेटन का रिश्ता है, ये समझना ज़रूरी है ताकि उनके कत्ल की कहानी को आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। हुआ ये कि बाटन जो बर्ग फैमिली है, इसकी शुरुआत हुई थी जूलिया नाम की एक लड़की से। जूलिया जर्मनी में रहती थी, और जो उस वक्त जर्मनी की राजकुमारी थी, प्रिंसेस, उसकी एक तरह से वो मतलब उसकी सेवा में लगी रहती थी, एक कर्मचारी थी जूलिया महारानी की। काम करते करते जूलिया और राजकुमारी दोनों करीब आए, और उस राजकुमारी के जो भाई था उसका नाम था प्रिंस अलेक्जेंडर। जूलिया की मुलाकात, अब राजकुमारी के साथ दिन भर रहती है, महल में रहती है, तो उसके भाई से भी मुलाकात होनी थी, तो भाई से मुलाकात हुई प्रिंस अलेक्जेंडर से। इस मुलाकात में जूलिया को अलेक्जेंडर से और अलेक्जेंडर को जूलिया से प्यार हो गया। शाही परिवार ने विरोध भी किया, लेकिन दोनों ने शादी कर ली। अब शादी तो कर ली जूलिया ने, लेकिन एक दिक्कत आ गई, वो ये कि अब जूलिया चूँकि शाही परिवार या रॉयल फैमिली को बिलोंग नहीं करती थी, और वो एक सहायिका थी, एक तरह से एक राजकुमारी की दासी समझे, कुछ भी कहें। तो अब ये हुआ कि इनका जो भी औलाद होगी, जो बच्चे होंगे, वो आगे चलकर गद्दी के दावेदार नहीं होंगे, क्योंकि जूलिया रॉयल फैमिली की नहीं है। अब ये मसला सामने आया तो क्या करें। तो जूलिया के जो पति के भाई थे बड़े, अलेक्जेंडर के, और जूलिया के जिनको हम जेठ कहें, उन्होंने इसका एक हल निकाला। जो जूलिया के जेठ थे वो उस वक्त जर्मनी के एक हेस स्टेट है, हेस के रूलर थे, और उन्होंने इसका हल निकाला कि जूलिया और उनके भाई, उनकी जो औलाद हो, वो गद्दी का हकदार बने, तो उसके लिए जूलिया को सेट करना ज़रूरी है। तो हेस प्रांत के शासक थे वो, उन्होंने जूलिया को जर्मनी के ही एक इलाका बाटनबर्ग नाम का एक शहर है, तो उस बाटनबर्ग शहर की काउंटेस बना दिया। काउंटेस एक शाही पदवी होती है, शाही खिताब होता है, और इससे आप ये होता है कि आप रॉयल फैमिली से हैं। तो बाटनबर्ग जर्मनी का एक हिस्सा था, उस शहर की काउंटेस बना दिया जूलिया के जेठ ने जूलिया को। तो इससे वो रॉयल फैमिली से एक तरह से उसका नाता जुड़ गया, और इसी के बाद से जूलिया को फिर बाटनबर्ग फैमिली के नाम से जाना जाने लगा। बाद में जूलिया और अलेक्जेंडर के 5 बच्चे पैदा हुए, हालांकि इसके बाद फिर गद्दी के भी दावेदार हुए, और उन 5 बच्चों में से एक बेटा था जिसका नाम था प्रिंस लुइस। बाटनबर्ग फैमिली की जूलिया और अलेक्जेंडर, अभी तक इनका ताल्लुक जर्मनी से है, तो इनका एक बेटा हुआ प्रिंस लुइस। प्रिंस लुइस की बाद में शादी होती है प्रिंसेस विक्टोरिया से। अब यहाँ से जर्मनी से ब्रिटेन का रिश्ता शुरू होता है।
प्रिंसेस विक्टोरिया से शादी हुई और जो प्रिंसेस विक्टोरिया थी वो इंग्लैंड की क्वीन महारानी एलिजाबेथ की परपोती लगती थी रिश्ते में। तो अब जूलिया के बेटे प्रिंस लुइस की शादी प्रिंसेस विक्टोरिया से हुई जो महारानी एलिजाबेथ की परपोती थी। अब इसके बाद प्रिंस लुइस और एलिजाबेथ के रिश्ते जुड़े, विक्टोरिया से शादी हुई। तो प्रिंस लुइस और विक्टोरिया से जो बेटा पैदा हुआ वो था माउंटबेटन। तो माउंटबेटन एक तरह से दो रॉयल फैमिली से उसका रिश्ता जुड़ा, जर्मनी से भी, और इधर चूंकि उस माउंटबेटन की जो माँ थी वो इंग्लैंड की महारानी की परपोती लगती थी रिश्ते में, तो रॉयल फैमिली के साथ सीधे रिश्ता जुड़ गया। इतना ही नहीं, माउंटबेटन की जो भांजे थे उनका नाम था प्रिंस फिलिप। प्रिंस फिलिप को आप सभी जानते हैं। प्रिंस फिलिप्स की शादी एलिजाबेथ सेकंड से हुई और एलिजाबेथ उस वक्त ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज सिक्स की बड़ी बेटी थी। यानी कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज सिक्स की बड़ी बेटी एलिजाबेथ सेकंड से माउंटबेटन के भांजे प्रिंस फिलिप की शादी हुई। अब चूंकि जॉर्ज सिक्स की कोई बेटी थी नहीं, मतलब बेटा कोई था नहीं, और सबसे बड़ी बेटी उनकी यही थी एलिजाबेथ, तो आखिर में बेटा कोई था नहीं, गद्दी पे कोई बैठ नहीं सकता था ब्रिटेन के, तो फिर जॉर्ज सिक्स की बड़ी बेटी इंग्लैंड के जो महाराज थे एलिजाबेथ, वो उनकी मौत के बाद फिलिप के 1953 में इंग्लैंड की महारानी बन गई। अब एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी बन गई, माउंटबेटन फैमिली का सीधे कनेक्शन रॉयल फैमिली से हो गया। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथ जो प्रिंस फिलिप थे उनकी वाइफ थी और प्रिंस फिलिप माउंटबेटन के भांजे थे। तो अब रॉयल फैमिली के साथ माउंटबेटन का सीधा सीधा रिश्ता जुड़ गया। अब इसके बाद शाही परिवार के साथ संपर्क हुआ, पढ़ाई लिखाई की, धीरे धीरे फिर माउंटबेटन ब्रिटेन की नेवी का हिस्सा बने। एक अच्छे लड़ाके थे, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बल्कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में अपने जौहर दिखाए और शाही परिवार से करीबी तो थी ही थी, तो बाकी चीज़ें भी बड़ी आसानी से होती चली गई। फिर इसके बाद वो दौर आया जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अच्छा काम किया, फिर उन्हें इनाम के तौर पर भारत भेजा गया, यहाँ का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर उसके बाद वॉइस राय बने, फिर वापस इंग्लैंड गए। भारत 1947 में आज़ाद हो गया। इस आज़ादी के 32 साल के बाद 1979 की अब तारीख आती है, 26 अगस्त 1979। तब माउंटबेटन की उम्र करीब 79 ईयर हो गई थी, 89 साल। माउंटबेटन अब बूढ़े हो गए थे, बुज़ुर्ग हो गए थे। अपनी उनकी दो बेटियां थीं, बेटी के भी बच्चे थे, तो उन सब के साथ हर साल वो एक गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए आयरलैंड पे एक जगह जाया करते थे जिसका नाम था किलफॉर्ने। तो ये आयरलैंड का एक हिस्सा हुआ करता था, वहीं पे एक गांव था और उनका एक छोटा सा महल था वहाँ, जिसका नाम था क्लासीबॉर्न कासल। तो वहाँ पे माउंटबेटन अपनी छुट्टियाँ मनाते थे, 15 दिन 1 महीना वहीं रहते थे और हर साल अगस्त के महीने में ही जाया करते थे। तो अपनी दोनों बेटियाँ और उनके बच्चों के साथ ये अगस्त 1979 में उसी आयरलैंड के इलाके में पहुँचे छुट्टियाँ मनाने के लिए और अपने उसी महल में ठहर रहे थे। 26 अगस्त 1979 को माउंटबेटन बच्चों के साथ, बेटियों के साथ अपनी एक बोट लेकर समंदर में निकल गए फिशिंग के लिए और करीब 29 फुट लंबी और ग्रीन और वाइट कलर की उनकी ये बोट थी जिसका नाम शैडो वे था इस बोट का। तो माउंटबेटन समंदर में गए, उन्होंने मछलियाँ पकड़ी और फिर वापस आए। उस दिन मौसम ठीक नहीं था, उन्होंने कहा कि अब अगले दिन फिर जाएंगे। अगले दिन के बारे में यह था कि मौसम साफ रहेगा। बोट को समंदर के किनारे लगाया और वापस माउंटबेटन अपने फैमिली के साथ महल में पहुंच गए, उसी गांव के पास। रात का वक्त था, माउंटबेटन सो रहे थे। रात करीब 2 बजे जहाँ पे उनका बोट लगा हुआ था समंदर के किनारे, वहाँ 2 शख्स रात के अंधेरे में पहुँचता है।
देर रात करीब 2 बजे। वो जाकर बोट के इंजन के पास से जो कवर था वो हटाता है और इंजन के नीचे छुपा कर एक पैकेट रख देता है और पैकेट रखकर बड़ी खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। माउंटबेटन, उनका परिवार सो रहा है, किसी को कोई भनक नहीं लगती। 26 अगस्त की तारीख गुजर जाती है। अब आती है 27 अगस्त 1979, 27 अगस्त। मौसम उस दिन अच्छा था, धूप थी। सुबह का ब्रेकफास्ट किया, न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़ सुनी और करीब 11 बजे वो महल से माउंटबेटन निकलते हैं फिर से फिशिंग के लिए। चूँकि उनके महल से समंदर तक जाने के लिए गाड़ी का उन्होंने इस्तेमाल किया और उनको गांव में पहुंचना था जहां पे उनकी बोट लगी हुई थी, वहीं पे समंदर का किनारा शुरू होता है। जब वो निकले 27 अगस्त को, तब उनके साथ, माउंटबेटन के साथ, उनकी बेटी पैट्रिशिया थी। पैट्रिशिया के हस्बैंड जॉन थे। जॉन की माँ यानी कि माउंटबेटन की समधन डॉरेन थी। इसके अलावा उनके जुड़वा नाती थे माउंटबेटन के। पैट्रिशिया के 2 बेटे थे, एक 14 साल का निकोलस और टिमोथी, ये दोनों ट्विन थे। तो कुल 6 लोग थे जो उस बोट पर सवार हुए और इसमें एक और शख्स था, एक लड़का था 15 साल का, जिसका नाम था पॉल मैक्सवेल। पॉल मैक्सवेल असल में इसी गांव में रहता था और एक तरह से एक गाइड का काम करता था, रास्ता दिखाना और ये, और समंदर के बारे में उसे जानकारी थी। तो पॉल मैक्सवेल को भी माउंटबेटन अपने साथ ले गए थे। अब ये सभी लोग समंदर किनारे पहुंचते हैं, गाड़ी छोड़ते हैं, उसके बाद बोट पे पहुंचते हैं। अब ऐसा भी नहीं था, वहाँ पे आयरिश पुलिस और बाकी लोग, माउंटबेटन के आने की खबर थी, एक बड़ी शख्सियत, रॉयल फैमिली से रिश्ता, तो उनकी सिक्योरिटी भी थी पीछे पीछे, बोट पे भी नज़र रख रहे थे। सब कुछ कूल था। माउंटबेटन इसके बाद बोट पे पहुँचते हैं। बोट पे जाने के बाद ये करीब 11 मिनट बोट चलती है, समंदर के थोड़ा अंदर जाती है। ठीक 27 अगस्त 1979 सुबह के 11:46 हुए थे, मतलब 11:45 का वक्त था। समंदर में बोट चल रही है, माउंटबेटन उनके परिवार के लोग साथ बैठे हुए हैं। अचानक बोट में एक जोर का धमाका होता है और इस बोट के चीथड़े उड़ जाते हैं। इत्तेफाक से उस बोट के इर्द गिर्द 3 और ऐसे लोग थे, टूरिस्ट, जो अपनी छोटी सी नाव में वहाँ पे फिशिंग कर रहे थे। सबसे पहले वो करीब जाते हैं धमाका सुनते ही। वहाँ पे वो नज़र पड़ती है माउंटबेटन और बाकी के लोगों पे। इधर सिक्योरिटी गार्ड समंदर के किनारे था, धमाका सुनकर वो भी परेशान। फिर वो लोग भागते हैं, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। लेकिन 3 लोगों की मौत हो जाती है। उनमें से एक उनका नाती निकोलस, दूसरा वो बच्चा जो गाइड के तौर पर ले गए थे, 15 साल के पॉल मैक्सवेल, और तीसरे लॉर्ड माउंटबेटन। इन तीनों की मौत हो गई थी। तीनों की लाशें बरामद होती हैं। इसके बाद खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। पूरे लंदन में, पूरे इंग्लैंड में ये खबर फैल जाती है कि माउंटबेटन की एक धमाके में मौत हो गई। अब सवाल ये था कि बॉम्ब धमाका किसने किया था। फिर पूरी जांच होती है, तब पता चलता है कि उस बोट के इंजन में रात को चुपचाप से, खामोशी से, सुरक्षा गार्ड और उनसे नज़र बचाकर 2 लोग वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने उस बॉम्ब को उस इंजन के नीचे फिट कर दिया था। और जब माउंटबेटन करीब 11 मिनट तक बोट को चलाते हुए समंदर के करीब गए अंदर, तब वहीं किनारे से चुपचाप कहीं छुपकर उसने रिमोट से बटन दबाया था और उस बटन के दबाते ही धमाका हो गया था। जांच हुई, लेकिन इसी दौरान में अचानक एक ग्रुप ने इस माउंटबेटन के मौत की जिम्मेदारी ली। 11:15 बजे ये धमाका हुआ, माउंटबेटन की मौत हुई। उसके कुछ घंटे के बाद ब्रिटेन में 2 अलग अलग और जगहों पे सड़क किनारे 2 धमाके हुए, जिसमें 18 लोग और मारे गए थे। इन दोनों धमाकों की जिम्मेदारी तब ली आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने, IRA। उसने बाकायदा कहा कि माउंटबेटन को हमने मारा है। अब सवाल यह था कि आयरिश रिपब्लिक आर्मी की माउंटबेटन से क्या दुश्मनी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक ज़माने में आयरलैंड पर ब्रिटेन ने अपना कब्जा कर लिया था और ब्रिटेन ने जैसे पूरी दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना कब्जा किया था, तो आयरलैंड पे भी कब्जा किया हुआ था। ये एक टापू जैसा देश है आयरलैंड। तो इसके 2 हिस्से थे उस वक्त, एक था आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और एक था नॉर्दर्न आयरलैंड। तो अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था, लेकिन फिर बाद में रिपब्लिक आयरलैंड जो था वो आज़ाद देश था।
लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड जो था वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा था, यानी कि ब्रिटेन का हिस्सा था। हालांकि पहले ये दोनों नॉर्दर्न और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक ही हुआ करता था, लेकिन जो मैंने बताया कि 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड ने पूरे आयरलैंड पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर 19 और 20वीं सेंचुरी में वहाँ पे बहुत सारी क्रांति हुई, जैसे अपने देश में बाकी जगह हुआ। तो फिर इंग्लैंड से आज़ाद होने के लिए लहर चली और बाद में जो साउथ पार्ट था आयरलैंड का उसको अंग्रेज़ों ने आज़ाद कर दिया, तो वो बन गया रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। लेकिन जो नॉर्थ पार्ट था वहाँ के जो हुक्मरान थे उस वक्त उन्होंने कहा कि हम ब्रिटेन के साथ ही रहेंगे। तो नॉर्थ पार्ट के लोग, नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग, वो ब्रिटेन के ही साथ रहे और इसमें करीब 6 काउंटीज़ थे नॉर्दर्न पार्ट में, तो वो ब्रिटेन का हिस्सा रहे। लेकिन फिर जब अंग्रेज़ों के हाथ से एक एक कर सारे देश जाने लगे, छिनने लगे, आज़ाद होने लगे, जैसे उसमें इंडिया भी था, तो नॉर्दर्न आयरलैंड में भी अब लेकर एक आज़ादी की मुहिम चली और वो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अब बिगुल बजा दिया उन्होंने कि आज़ाद करो, आज़ाद करो। और उसको उस वक्त के उस दौर को कहते हैं द ट्रबल्स। बड़े उस वक्त खून खराबा हुआ, ब्रिटेन में शाही चीज़ों को, इंस्टीट्यूशन को निशाना बनाया इन लोगों ने, और उसमें बहुत सारे गुट थे और उन्हीं में से एक नॉर्दर्न आयरलैंड को आज़ाद कराने के गुट में से, जैसे हमारे यहाँ देश में बहुत सारे अलग अलग दस्ते थे, तो आयरलैंड में भी ऐसे ही था। तो उसी में से एक का नाम था IRA, यानी कि आयरिश रिपब्लिक आर्मी। और आयरिश रिपब्लिक आर्मी चाहती थी कि ब्रिटेन से नॉर्दर्न आयरलैंड आज़ाद हो और इसीलिए वो एक आज़ादी की मुहिम चला रहे थे और इसके लिए उन्होंने वायलेंस का भी सहारा लिया। अब सवाल ये कि लॉर्ड माउंटबेटन का आयरिश या आयरलैंड की आज़ादी या IRA से क्या दुश्मनी, क्योंकि कभी आयरलैंड में उन्होंने कुछ किया नहीं। तो दुश्मनी ये थी जो मैंने आपको शुरू में बताई, शाही परिवार के साथ रिश्ता। IRA की अपनी सोच थी आयरिश रिपब्लिक आर्मी की कि हर वो शख्स उनका दुश्मन है जो ब्रिटेन की शाही परिवार से जिसका ताल्लुक़ है, जो उससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ माउंटबेटन का सीधा सीधा रिश्ता था। जो क्वीन एलिजाबेथ थी, माउंटबेटन की माँ, उनकी एक तरह से परदादी थी। प्रिंस फिलिप्स भांजा था। तो ये सारी नज़दीकियाँ, सारे रिश्ते और शाही परिवार के साथ उनकी नज़दीकियाँ जग जाहिर थी। तो ये सारी चीज़ें एक सटीक वो बना रही थी IRA के लिए कि अगर माउंटबेटन को निशाना बनाते हैं तो इंग्लैंड में इससे हंगामा होगा। और इससे पहले ऐसे कई लोगों को और भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि माउंटबेटन को ये कहा गया था, क्योंकि वो हर साल उस आयरलैंड के उस गांव में जाया करते थे छुट्टियाँ मनाने अगस्त के महीने में, तो खुफिया इनपुट थी कि आप मत जाइए, आपको IRA निशाना बना सकती है, आपके कत्ल की प्लानिंग हो रही है। लेकिन एक जगह पे उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि एक 89 साल के 79 ईयर के बुज़ुर्ग को कोई मार कर क्या करेगा, और अब तो मैं कुछ एक्टिव भी नहीं हूँ, ना पॉलिटिक्स में हूँ, ना आर्मी में हूँ, ना किसी और जगह पे हूँ, और इतनी मेरी उम्र हो गई, 89-80 साल का हो गया, तो मुझे मार के किसी को क्या फ़ायदा होगा। इसको कहकर उन्होंने इस थ्रेट की अनदेखी की और ये अनदेखी बहुत भारी नुकसान कर गया, क्योंकि 27 अगस्त 1979 को वाकई IRA को मालूम था कि माउंटबेटन इस इलाके में आते हैं, यहाँ महल में ठहरते हैं, फ़िशिंग का शौक़ है, समंदर में जाएंगे, उनका अपना बोट है, सारी चीज़ें उसने कर रखी थी प्लानिंग। और उसी हिसाब से फिर बॉम्ब ब्लास्ट किया और उसके बाद माउंटबेटन की जान चली गई। माउंटबेटन की मौत के बाद लंदन में बाकायदा उनका फ्यूनरल में हज़ारों लोग, लाइव टेलीकास्ट टीवी पे, जैसा मैंने शुरू में कहा, कलर टेलीविज़न का नया दौर आया था, तो रंगीन प्रसारण एक मौत का जो पहली बार पूरी दुनिया ने देखा वो लॉर्ड लुइस माउंटबेटन की फ्यूनरल का था। बाद में लॉर्ड माउंटबेटन के कत्ल के इल्ज़ाम में और इस बॉम्ब को ये प्लान करने के इल्ज़ाम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक का नाम था थॉमस मैकमहोन और दूसरे का नाम था फ्रांसिस मैकगल। अदालत में इन पे मुकदमा चला। मैकमोहन को 19 साल की सज़ा सुनाई गई, मैकमहोन को 19 साल कैद की सज़ा। आप सोचे, लॉर्ड माउंटबेटन के कत्ल के इल्ज़ाम में 19 साल कैद की सज़ा सुनाई गई मैकमहोन को, जबकि फ्रांसिस को सबूतों के अभाव में अदालत ने बाद में बरी कर दिया। डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिले कि माउंटबेटन की हत्या से इसका कोई रिश्ता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को सज़ा मिली, मैकमहोन को, वो भी 19 साल के लिए, और दूसरा बरी हो गया। हालांकि फ्रांसिस को अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन 16 साल के बाद बरी होने के 1995 में फ्रांसिस एक ट्रैक्टर के नीचे आकर मारा जाता है और उसकी मौत हो जाती है।
अब वो ट्रैक्टर के नीचे ये एक्सीडेंट था या पीछे साजिश, इसका खुलासा नहीं हुआ। तो कुल 2 लोगों में से एक को सज़ा हुई, दूसरा बरी हो गया, लेकिन ट्रैक्टर के नीचे आकर मारा गया। तो ये थी कहानी लॉर्ड लुइस माउंटबेटन की, जो ग़ुलाम भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और आज़ाद भारत के आखिरी वॉइस राइस थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आज कहानी में इतना ही। अब अपना सिलसिला शुरू करते हैं। आज अर्चिल पांडे जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अर्चिल। इसके अलावा स्वाति दुबे हैं, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे स्वाति। और राजीव कुमार इनके दोस्त, उन्होंने भेजा है, ये बायो टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अब्बास शेख जी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अब्बास। ललिता सेंगर, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ललिता जी। और बल्कि इनका 26 जनवरी को कल है, तो आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और नरेंद्र कुमार जी की वाइफ है, उन्होंने भेजा है। मनीष का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मनीष। इसके अलावा नदीम खान लखनऊ से हैं और फ़िलहाल ये दम्माम में रहते हैं, सऊदी अरब में, अकेले हैं, जन्मदिन भी है। तो ऐसा होता है काम के सिलसिले में अक्सर नदीम साहब। तो कोई बात नहीं, पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें और जल्दी इंडिया आएँ। इसके अलावा प्राशिका राजौरिया का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्राशिका। और गौरव राजौरिया जी ने भेजा है। और वंदना मित्तल जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वंदना मित्तल जी। तौसीफ़ हसन ने भेजा है। इसके अलावा असद अंसारी साहब लिखते हैं कि मुख्तार अंसारी की कहानी सुनाएं, वो ऑलरेडी मैं सुना चुका हूँ, इसी क्राइम तक में आपको मिल जाएगा। अनिल कुमार फरीदाबाद से हैं, ये ऋषि कपूर की कहानी सुनना चाहते हैं। अशोक डूडी बिश्नोई जी हैं, ये खजेडली जोधपुर की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा एक हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर राधा एंड योगेश नार्वेकर हैं, और ये साइमन आइसलैंड में रहती हैं, कैरिबियन, शायद वेस्ट इंडीज़ पूरा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक तो क्रिकेट का शौकीन हूँ इसलिए भी। और इन्होंने कहा बहुत खूबसूरत यहाँ पे है ये सारी चीज़ें, कभी मौका मिला तो ज़रूर आऊँगा। और इनके पास इन्होंने कहा कि एक बिल्ली है जिसका नाम जिंगर है, और वो भी कहानियाँ सुनती हैं इन दोनों के साथ। तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों जो हैं, ये रात को कहानी एक वक्त में सुनते हैं, बाकी दिन भर बिज़ी रहते हैं, और कहानी इन दोनों को एक साथ मतलब जोड़ के रखती है, तो एक साथ सुनते हैं और साथ में इनकी बिल्ली भी सुनती है। थैंक यू वेरी मच राधा जी, योगेश जी, इस मेल के लिए। आप लोग अच्छे रहें। दूर हैं आप बहुत, टाइम जोन का भी फ़र्क है, करीब 10.5 घंटा गैप है हम दोनों के टाइम में। इसके अलावा गौरव लूथरा हैं कैलिफोर्निया से, और इन्होंने कहा कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, उस पर कुछ हैप्पी एंडिंग की कहानियाँ सुनाएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा गौरव साहब कि आपको हैप्पी एंडिंग की कहानी सुनाऊँ, जैसे शायद कल सुनाई थी। इसके अलावा लोहर दागा झारखंड से हैं, ये कह रहे हैं कि अगर शबनम को फांसी होती है तो जो उसके प्रेमी हैं उससे आखिरी बार उसको एक बार मुलाकात करवा देनी चाहिए। देखिए अभी क्या होता है। ओम सिंह हैं अयोध्या से, इन्होंने कहा कि मैंने जो अभी शायद ट्रिपल मर्डर की कहानी सुनाई थी, शायद लखनऊ वाली, उसमें कुछ गलतियाँ हैं, तो मैं पक्का उसको चेक करता हूँ, ओम सिंह जी। मिलन ज्योति बोरा हैं असम से। अमीर खान है कुवैत से, और ये जोन ऑफ साइलेंस की कहानी सुनना चाहते हैं। वर्षा सिंह जी हैं, ये कह रही हैं कि कुछ हॉरर स्टोरीज सुनाएं। चलिए सुनाता हूँ। प्रेरणा राव हैं। इसके अलावा जयप्रकाश हैं आरा से, कोई आरपीएफ ने लोगों को पीटा, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन हो रहा था, उस पर राय पूछिए, मुझे पूरी जानकारी नहीं, मैं जयप्रकाश जी पता करके बताता हूँ। आशुतोष बिश्नोई हैं, और इनका कहना है कि जैसे मुंबई पुलिस, हैदराबाद पुलिस, बेंगलोर पुलिस है, बाकी स्टेट में फिर स्टेट पुलिस क्यों कहलाती है? ऐसा नहीं है। हर शहर की, जैसे अब दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली पुलिस ही कहलाएगी, लेकिन अब स्टेट में आप जाएं तो यूपी पुलिस है, लेकिन यूपी में भी अलग अलग हर शहर की एक पुलिस अपना, उनका कमिश्नर होता है या फिर एसएसपी होता है। तो लखनऊ पुलिस भी है, अलीगढ़ पुलिस भी है, इटावा पुलिस भी है, उसी तरह कोलकाता पुलिस भी है, जयपुर पुलिस भी है, भोपाल पुलिस भी है। स्टेट के अंडर में एक होता है, लेकिन जिस शहर की जो पुलिस होती है हम आमतौर पर उसके नाम से उसको जानते हैं। संदीप सिंह हैं लखनऊ से, थैंक यू वेरी मच संदीप साहब मेल लिखने के लिए। इसके अलावा कार्तिक पुरी हैं, आनंद शर्मा हैं, पटना रॉबरी की कहानी सुनना चाहते थे, कल वारदात में इसको दिखाया था मैंने। रोहित घावरिया है लुधियाना से। इसके अलावा विवेक गौतम है, एक पहली बार नार्को पनडुब्बी पकड़ी गई उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। अदनान शम्स हैं, इनको आज मैंने मेल का जवाब भी दिया है, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा पौरावी पाटिल हैं, इन्होंने भी मेल लिखा है, थैंक यू पौरावी। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और एक बार फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। तो कल छुट्टी भी एंजॉय कीजिए आप लोग। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।